नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप जोरदार बिकवाली के साथ सेंसेक्स 826 और निफ्टी 261 अंक गिरकर बंद। बिगड़ते जियोपॉलिटिक्स पर वित्त मंत्रालय ने जताई चिंता। कहा क्रूड कीमतों में उछाल संभव। अमेरिकी बाजारों में गिरावट की आशंका, लेकिन भारतीय इकोनॉमी काफी मजबूत। इजरायल, गाजा और लेबनान पर हमला। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल लॉ मानने की अपील, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार की भी कही बात। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सांस का आफतकाल। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब। बीएमसी के एक्शन के बाद मुंबई में हालत पहले से बेहतर। एशियाई पैरा गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। पहले दिन 6 गोल्ड पर कब्जा। क्लब थ्रो में प्रणव, हाई जंप में शैलेश और निशात को गोल्ड। देश भर में आज महानवमी की धूम। मंदिरों में लगे जय माता दी के जयकारे, तो पंडालों में जबरदस्त रौनक। कल विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां आज ग्लोबल संकेतों की वजह से, यानी कि ग्लोबल खराब संकेतों की वजह से बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स ये सभी आज लाल निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, आईटी शेयरों में रही। इंफ्रा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स भी आज दबाव में दिखा। यतिन से समझेंगे बाजार का पूरा हाल। यतिन, बताएं जरा, बाजार का मूड इतना ज्यादा आखिरकार क्यों बिगड़ा और किन सेक्टर्स और शेयरों में आज बाजार में ज्यादा गिरावट रही? देखिए, आज अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिंग आई। इनफैक्ट हम लोग 19,500, 19,300 के नीचे निफ्टी पे बंद हुए। जहां तक कि सेंसेक्स निफ्टी का सवाल है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखे। निफ्टी के 48 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। और जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:20 रहा, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 20 गिरने वाले शेयर। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, यहां भारी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 से 4% ऑन एन एवरेज नीचे जाते हुए नजर पड़े। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट और मूड थोड़ा बहुत खराब था। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो 2 ही गेनर्स थे। इनफैक्ट एमएनएम और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको हल्के से हरे निशान में दिखेंगे, लेकिन लूजर्स की लिस्ट लंबी है। एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, यूपीएल जैसे काउंटर्स में 3 से 4% तक की गिरावट रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छे रिजल्ट्स बाद, बीएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने के बाद स्टॉक ऊपर था। मेड प्लस और रेनबो मेडिकेयर, इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखी। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। यहां आपको ज्यादा करके सरकारी कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि एसजेवीएन स्टॉक 12% नीचे, बीईएमएल स्टॉक 10% नीचे, जुबलेंट फार्मो और फिनोलेक्स जैसे काउंटर्स में भी आपने 9 से 10% की गिरावट देखी। जी, बाजार का हाल काफी खराब रहा यतिन, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का हाल भी बेहाल है। बताइए ना यतिन, आखिरकार मिड कैप स्मॉल कैप इतना क्यों टूट रहे हैं? इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। काफी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां जबरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है, वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये 1 अक्टूबर है जहां जनरली फेस्टिविटीज में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में 1 अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं, यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे, जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद। और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप से जहां रीजंस हैं, और काफी सारे मिड कैप से खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है।
जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स, यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं पहले अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है, उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहाँ सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है, और जैसे कि मैंने कहा पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतीन आपका। बाजार हालांकि आज बहुत खराब रहा, लेकिन बाजार में अभी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीईओ रवि धर्मशिका। उन्होंने आगे ये भी कहा कि निवेशक 3 से 5 साल के लंबे नजरिए से निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं और शायद 2-3 साल का आगे का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं। बट ये जो मानने वाले हैं कि यहाँ पर एक पागलपन हो चुका है और ये मैड कैप स्टॉक्स हैं, मैं उस व्यू से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये काफी हद तक अर्निंग सपोर्टेड ग्रोथ रहा है। यस, बट थोड़ा मार्केट थोड़ा 1-2 साल आगे निकल गया है और एक कंसोलिडेशन की यहाँ पर जरूरत है। मे बी शायद थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, बट इस सेक्युलर स्टोरी में कोई इशू नहीं है अभी तक। सिर्फ अगले 12 महीने का व्यू लेकर चले तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकती है। बट अगेन एज ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा 3-5 साल के व्यू से होता है, और उस व्यू से अभी भी यहाँ पर अच्छा व्यू जारी है। और बाजार में कमाई के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी सही हो और आप गलती ना करें। आज हम आपको निवेश के ऐसे गोल्डन रूल्स बनाएंगे जिन्हें आप ध्यान से रखकर अगर निवेश करते हैं तो सुरक्षित निवेश आप कर सकते हैं। आप आवाज अड्डा स्पेशल में देखिए निवेश के गोल्डन रूल्स, शाम 7:57। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास जंग की। इजराइल ने गाजा में सीमित ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है। हमास ने भी कहा है कि गाजा में घुस रहे इजरायली सैनिकों से उसका सामना हुआ है। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के वित्त मंत्री नीर बरकत ने कहा कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की सरपरस्ती है। बरकत ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो धरती से ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। इधर गाजा में फुल ग्राउंड अटैक शुरू करने से पहले इजराइल अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैनिक भेजने की बात भी कही है। इजराइल ग्राउंड अटैक से पहले बैक चैनल से बंधकों की रिहाई के बारे में बात कर रहा है और कई बार इसमें सफल भी रहा है। भारत से कनाडा के राजनयिकों को हटाए जाने के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को करारा जवाब आज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोट टू कहा कि इस मामले में वियना कन्वेंशन का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के मामले में चूंकि हस्तक्षेप किया जा रहा था, इसलिए कनाडाई स्टाफ को वहां पर कम किया गया। We stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. So if we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिवाली से पहले दिल्ली को अब सांस लेने में परेशानी होने लगी है। वजह है पॉल्यूशन से बिगड़े हालात। दिल्ली का AQI अब 306 पहुंच गया है। ये बहुत ही खराब कैटेगरी में आता है। दिल्ली के साथ साथ NCR में भी स्थिति और बिगड़ी हुई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहां पर AQI 283 है, यानी कि खराब श्रेणी। दिल्ली से सटे नोएडा का हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहां पर AQI 308 पर पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बैठक बुलाई।
दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। दिल्ली की हवा तो काफी दिनों से खराब चल रही है, लेकिन इस बीच मुंबई का अगर बात करें तो मुंबई में भी प्रदूषण से बुरा हाल हो गया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए दक्षिण मुंबई में मिस्ट स्पेयर्स लगाए गए हैं। सुबह 6:30 बजे से वर्ली से लेकर फोर्टे एरिया तक 4 बार पानी के फुहारे से छोड़े जा रहे हैं। बीएमसी के इस कदम से पिछले सप्ताह के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन मुंबई की एयर क्वालिटी अभी भी खराब कैटेगरी में बनी हुई है। और बाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का 49 वर्षों की उम्र में निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज उनकी मौत की वजह बताई जा रही है। दरअसल 15 अक्टूबर को देसाई मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तब कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। हमले से खुद को बचाने की हड़बड़ाहट में सड़क पर गिर गए, जिसके बाद पराग को अहमदाबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार शाम उनका निधन हो गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब करीब 30 लाख से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। ऐसी गाड़ियां अगर किसी को टक्कर मार दे तो उसे किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को यह जानकारी देगी ताकि इनको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो ये अच्छी खबर साबित हो गई। जी बिल्कुल, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो मास्टर डेटा है वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ शेयर कर सकती है। सरकार इस प्रपोजल पर एक्टिवली विचार कर रही है। सरकार का मकसद है कि इंश्योरेंस, खासतौर से जो मोटर इंश्योरेंस है, उसका देश में सख्ती से पालन होना चाहिए। जो ब्यूरो है उसके डेटा के मुताबिक देश में करीब 30 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रही हैं। और आपको पता है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होना एक कानूनी अपराध है और इसमें 2000 रुपए तक का चालान हो सकता है। तो सरकार चाहती है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं परस्यू करें और जितने भी देश में इस तरह की गाड़ियां जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रही हैं वहां पर इंश्योरेंस मैंडेटरी करें और उसको परस्यू करें। इससे एक और फायदा होगा कंपनियों के लिए, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है वो एक तरह से सिविल के तरीके से काम करता है। इंश्योरेंस सेक्टर में वो तमाम ऐसे लोगों का डेटा रखता है कि जो लोग अच्छे से, एक तरह से कहें, उनका क्रेडिबिलिटी होती है। तो सरकार चाहती है कि ये जो फ्रॉड होता है इस खासतौर से इंश्योरेंस सेक्टर में, क्लेम लेने में, क्लेम सेटलमेंट में, उस पर भी एक तरह से पाबंदी लगे और इंश्योरेंस कंपनियों को भी इससे काफी फायदा होगा कि जो लोग इसमें फ्रॉड लेते हैं और क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो काफी कम हो जाता है इसकी वजह से, उसको भी एक तरह से बढ़ावा मिल सकता है। तो पूरे तौर पे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट खुल सकता है और उससे जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होगी उनको बेहद फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे अमित शाह की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के कलोल में आए। इफ्को परिसर ने दुनिया के पहले नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन यहां पर वो करेंगे। भारत के किसानों के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। क्या है इसकी खूबी और क्यों भारत के लिए ये प्लांट गेम चेंजर साबित होगा, ये बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। भारत के किसानों को एक बड़ी सौगात मंगलवार को मिलने जा रही है। क्या है उसकी खूबी, आइए जानते हैं इसी प्लांट के डायरेक्टर से। सर बताइए, ये कौन सा प्लांट है और क्या इसकी खूबी है? भारत में ऐसा प्लांट कभी लगा है? जी नहीं, ये नैनो डीएपी का यूनिट है जो कि इफ्को ने देश में पहली बार यहाँ पर लगाया है और इसका संशोधन भी इफ्को में ही किया गया था और इसका पेटेंट और एफसीओ अप्रूवल भी हमें मिल चुका है। और इसका जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी 2 लाख बॉटल प्रतिदिन इसकी है और ऐसे आगे भी हम प्लांट लगाएंगे, क्योंकि ये प्लांट लगने से जो एक बोरी डीएपी की होती है जिसका कि बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है देश में, उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि एक बोतल जो है 500 ml की नैनो डीएपी की, ये एक डीएपी की बोरी के बराबर है। तो ये किसानों के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी तरीके से ये बहुत ही उपयुक्त और अच्छा
एक संशोधन है जो इफ्को ने अपने यहाँ किया है। कुछ हद तक हम जो सब्सिडी पर थे उस पर भी कटौती आएगी और आगे जाकर और 2 प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं, वो कहाँ पर होगा? सब्सिडी पे ज़रूर कटौती आएगी जब इसका इस्तेमाल चालू होगा हमारे किसानों द्वारा। और आगे जो इफ्को की 2 परियोजनाएं है जो ऑलरेडी जो शेप ले रही है, उसमें से एक कांडला जो गुजरात में ही है, यहाँ पर एक प्लांट लगने वाला है, और एक और प्लांट पारादीप में जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर लगेगा। तो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है, उसी दिशा में ये प्लांट डेडिकेट किया जाएगा गृह मंत्री के हाथों। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। केतन जोशी, कलोल, गांधीनगर। और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। देश भर में हर तरफ नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली समेत हर शहर और कस्बे में दुर्गा पूजा की रौनक साफ दिख रही है। अलग अलग आकर्षक थीम पर पंडालों को सजाया गया है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके महानवमी की बधाई पूरे देशवासियों को दी। और हर साल की तरह इस साल भी रानी मुखर्जी और काजोल के परिवार की तरफ से मुंबई में दुर्गा पूजा का पंडाल सजाया गया, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी भी पंडाल में धूमची डांस करती हुई नजर आई। एक खास तरीके का नृत्य होता है जो माता के सामने जो बेंगोली लोग होते हैं वो करते हैं। वो करते हुए यहाँ पर सेलेब्स दिखे। उसके साथ ही कियारा आडवाणी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सुमोना चक्रवर्ती समेत कई सितारे यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो वहीं अहमदाबाद भी आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजपथ क्लब में अष्टमी के दिन रात 12 बजे एक अनोखा नजारा देखने को मिला। एक साथ हजारों लोग अपने हाथों में दिया लेकर माता की आराधना यहाँ पर करते हुए नजर आए। चारों ओर सिर्फ दिए ही दिए दिखाई दे रहे थे। एक साथ अनोखे तरीके से माता की आराधना करने की ये तस्वीर काफी विहंगम थी। हर साल क्लब में अष्टमी पर ऐसी ही कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर दशहरे के मौके पर काफी धूम रहती है। रावण कितने बड़े होंगे इसको लेकर, क्योंकि इस मौके पर भी दिल्ली के तितारपुर इलाके में 5 फुट से लेकर 50 फुट तक के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। इस बार लंबी मूंछों वाले और वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की काफी ज्यादा डिमांड है। तितारपुर इलाके में रावण के पुतलों का बाजार सज चुका है। ये वो इलाका है जहां से न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भेजे जाते हैं। तो इस बार दशहरे के मौके पर किस तरह के रावण के पुतले सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, आइए देखते हैं। कहीं लंबी लंबी मूंछों वाला बाहुबली तो कहीं 10 सिर वाला दशानन। इस बार रावण के पुतलों का डिजाइन कुछ इस तरह से ही तैयार किया गया है। दिल्ली में पटाखों पर लगे बैंड से रावण को मुक्ति दिलवाने वाला ये रावण का पुतला भी काफी पसंद किया जा रहा है। रावण दहन पर बारिश पानी ना फेर दे, इसलिए इस बार वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की डिमांड सबसे ज्यादा है। जो ये पेपर हम रावण वाला लगाते हैं ना, ये अगर बारिश भी आ जाएगी ना तो खराब नहीं होता। बाकी अगर पेंटिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत डल हो जाती है, बाकी वाटरप्रूफ माना जाएगा। पहले जो नॉर्मली फ्लोरोसेंट का पेपर चढ़ता था रावण की बॉडी के ऊपर, अब जो वेलवेट पेपर लगा रहे हैं हम लोग, उसमें ज्यादा कलर रहता है, अच्छा लगता है देखने में, तो उसकी डिमांड ज्यादा है। दिल्ली के तितारपुर इलाके में हर साइज और हर डिजाइन का रावण बनाया जाता है। बात करें कीमत की तो ये पुतले 500 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए के बीच बेचे जाते हैं। यहाँ से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ और अयोध्या जैसे जगहों के लिए रावण के पुतले भेजे जाते हैं। इस बार रावण के पुतले बनने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। 20 बांस की कीमत पहले जहां 400 रुपए थी, अब वो बढ़कर 600 रुपए हो गई है। वहीं खाकी कागज जो पहले 40 रुपए किलो था, वो 60 रुपए हो गया है। लेबर समेत कच्चा माल महंगे होने की वजह से रावण के पुतलों का जो दाम है वो पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% तक बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके इस बार दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों की डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ।
आपका स्वागत है और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। कल धर्मशाला में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। ये मौका 20 साल के बाद आया जब भारत ने न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी मुकाबले में ऐसे हराया हो। कल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 273 रन पर ही रोक दिया। कल मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलते हुए 5 विकेट लिए। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन मैच के असली हीरो रहे मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 95 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने मैच 4 विकेट से जीत लिया। इस जीत के बाद भारत पॉइंट टेबल पर नंबर 1 हो गया है। और आपको बता दें कि पॉइंट टेबल पर नंबर 1 के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप का 22वां मैच जो है वो आज खेला जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये खेला जा रहा है। ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाए हैं और अब अफगानिस्तान के सामने 283 रन का टारगेट है। इस वक्त पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की टीम 5वें स्थान पर है और अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे इस टेबल में तो वो फिलहाल आखिरी पायदान पर है। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर टारगेट पूरा कर जीत हासिल करने की आज पूरी कोशिश करती नजर आएगी। और एक नजर डालते हैं अंक तालिका पे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भारत पहले स्थान पर है और आखिरी स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है जो आज पाकिस्तान के साथ भिड़ा है। लेकिन आज अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जीतता है तो शायद हो सकता है उसकी स्थिति थोड़ी सुधरे। लेकिन अगर आप फिलहाल अगर देखेंगे इस टेबल को तो न्यूजीलैंड जो लगातार मैच अब तक जीतते आ रहे थे, उन्होंने कल एक मैच नहीं जीता है, वो भी भारत के ही खिलाफ, जिसकी वजह से अब वो पिछड़ गए हैं 1 पॉइंट। अब वो दूसरे स्थान पर। और इस बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है। पूर्व भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बाएं हाथ के शानदार स्पिनर थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए थे। बेदी ने 1560 विकेटों के साथ अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर खत्म किया था। बेदी को 1970 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया था। और अब बात चीन के होंगझोउ में एशियाई पैरा गेम्स की करेंगे, जिसमें भारत ने गोल्डन खाता खोला है। अब तक भारत ने यहां पर 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। मेंस हाई जंप और क्लब थ्रो F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है। इन दोनों ही इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम रहे हैं। हाई जंप T63 में शैलेश कुमार ने गोल्ड, मरियप्पन ने यहां पर सिल्वर तो राम सिंह ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो वहीं क्लब थ्रो F51 में प्रणव सूरमा ने गोल्ड, यहां पर धर्मवीर ने अपने लिए सिल्वर और अमित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोनू घास ने यहां पर पुरुषों की जो गोला फेंक प्रतियोगिता थी 511 माफ कीजिएगा F11 स्पर्धा में इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वहीं महिलाओं की कैनो VL2 स्पर्धा में प्राची यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और अब बात करेंगे मिशन स्वच्छता और पानी की। आपको मिलवाते हैं ऋषिकेश में रहने वाले दुर्गेश देवी जी से। गंगा नदी में कूड़े के डिस्पोजल के कारण बच्चों को होने वाली बीमारियों की रोकथाम से दुर्गेश जी शहर में टॉयलेट बनाने के लिए यहां पर मुहिम चला रहे हैं। मेरा नाम दुर्गेश देवी है। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश सरभारा नगर काले के ढाल में रहती हूँ। ऋषिकेश मेरा शादी हुआ तब से आई हूँ। हमारे काले के ढाल रंबा नदी में सब लोग गंदगी कर रहे हैं। यहाँ कूड़ा कबाड़ा पहले फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। इतनी गंदगी थी, इतनी कीड़े थे कि हम लोग के यहाँ बच्चे बहुत बीमार पड़ते थे। दवाई करा करा के हम लोग बहुत परेशान होते थे। रास्ता जाने लायक नहीं रहता था। कोई बोलता था कि यहाँ टॉयलेट नहीं बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। फिर भी सब महिला ने मिल के एकता होके बोले कि नहीं, यहाँ टॉयलेट बनाएंगे कि बाहर गंदगी नहीं फैलेगी। गंगा माता में कोई टॉयलेट करने नहीं जाएगा, कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। तब हमने वीरपुर में टॉयलेट बनाया, हैंड वॉशिंग बनाया
तब महिला अपने टॉयलेट में जाने लग गई और गंगा पवित्र होने लग गया। पहले जब मैं काम पे जाती थी तो मुझे अजीब से लगता था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से मुझे ये जो जानकारी मिला सर सफाई के बारे में, मैं पहले से मैं बहुत बदल गई है। मैं ये चाहती हूँ कि ये गंदगी न फैले और मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे मैं टॉयलेट बनाना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ ये गंदगी है मैं सफाई करना चाहती हूँ कि वहाँ स्वस्थ भारत स्वस्थ अभिमान रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।